मशहूर घोस्ट राइटर के तौर पर उभर रहा था। माइक का शौक था ऐसी जगहों या होटल्स की छानबीन करना जो भूत प्रेतों के लिए बदनाम है और जहां लोग जाने से भी डरते हैं। पर माइक की डिक्शनरी में डर शब्द था ही नहीं। वो सिर्फ अपनी आंखों देखी पर ही विश्वास करता था। वो किसी भी हॉन्टेड जगह पर एक रात बिताता था और उस जगह के अपने अनुभव को अपनी किताब में लिखता था। उसने पहले 10 हॉन्टेड मैंशंस, 10 हॉन्टेड ग्रेवयार्ड्स और 10 हॉन्टेड लाइट हाउसेज नाम की 3 हॉरर टूर गाइड बुक्स लिखी थी जो काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। उसके बाद से ही माइक को कई होटल वाले खुद अपने होटल की छानबीन करने बुलाने लगे थे। वे दावा करते थे कि उनके होटल में भी भूत प्रेतों का साया है। वे चाहते थे कि माइक उनके होटल की भूतिया घटनाएं भी अपने किताब में लिखे। हालांकि अब तक सभी लोगों के दावे झूठे ही साबित हुए थे। वे बस अपने होटल के प्रमोशन के लिए ऐसे झूठे दावे करते थे। इसी तरह अपने काम से वक्त निकालकर एक रोज माइक सर्फिंग करने के इरादे से समुद्री बीच पर जा पहुंचा। ऊंची ऊंची लहरों पे सर्फिंग करते लोगों को देख माइक भी अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर तैरता हुआ समुद्री लहरों की ओर जाने लगा। इसी दौरान एक इंश्योरेंस कंपनी का एडवर्टीजमेंट बैनर लिए आसमान में उड़ते एक एयरप्लेन पर माइक की नजर पड़ी। वो पानी में ही रुककर उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने लगा। इतने में ही अचानक एक तेज लहर ने माइक के सर्फिंग बोर्ड को एक झटके से उछाल दिया, जिससे वो सर्फिंग बोर्ड माइक के सिर पे लगी और माइक बेहोश होकर पानी में डूबने लगा। फिर उस लहर ने माइक को बहाकर किनारे पे ला पटका। माइक बेजान सा किनारे पर पड़ा हुआ था। तभी एक आदमी भागता हुआ माइक की मदद करने उसके पास आया। उसी पल माइक खांसता हुआ उठ गया। माइक सही सलामत था। फिर अगले दिन माइक दोबारा अपने काम पर लग गया। वो एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचा और पोस्ट ऑफिस से अपने लिए आए लेटर्स लेकर एक कैफे में आ गया और उन्हें पढ़ने लगा। उनमें से ज्यादातर हॉन्टेड होटल्स के एडवर्टीजमेंट्स थे। तभी माइक को उनमें एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें न्यूयॉर्क में स्थित डॉल्फिन नाम के एक होटल की फोटो थी। माइक ने जब उस पोस्ट कार्ड को पलट कर देखा तो उसमें लिखा था, रूम नंबर 1408 में मत जाना। बस उसी पल माइक ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 में जाने का फैसला कर लिया। उसने होटल डॉल्फिन में कॉल किया और रूम नंबर 1408 में रिजर्वेशन मांगी, पर होटल के रिसेप्शनिस्ट ने रूम नंबर 1408 देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि माइक को कोई भी कमरा मिल सकता है सिवाय 1408 के। माइक को ये बात बहुत अजीब लगी। उसने फौरन होटल डॉल्फिन से जुड़ी पुरानी अखबारों की छानबीन शुरू कर दी। उसे पता चला कि सन 1938 में एक फैक्ट्री ओनर ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। और बस इतना ही नहीं, बल्कि अब तक उस कमरे में दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी थी। इस खबर को पढ़ने के बाद तो माइक की उस होटल रूम के रहस्य से पर्दा उठाने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। उसने उसी वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद अपने पब्लिशर सैम को कॉल किया और उस होटल रूम में ठहरने के लिए उसकी मदद मांगी। इस पर अपने वकील से बात करने के बाद सैम ने माइक को बताया कि कानूनी तौर पे अगर किसी होटल का कोई रूम खाली हो और होटल वाले किसी गेस्ट की डिमांड पर भी उसे वो कमरा ना दे तो गेस्ट उस होटल पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सैम ने माइक को यकीन दिलाया कि उसका वकील माइक के लिए होटल डॉल्फिन में रूम नंबर 1408 बुक कर देगा। लेकिन फिर सैम ने माइक से पूछा कि क्या वो सचमुच न्यूयॉर्क वापस आना चाहता है, क्योंकि माइक न्यूयॉर्क शहर से ही था। माइक की शादी हो चुकी थी, पर वो अपनी पत्नी लिली से किसी बात को लेकर नाराज हो गया था और कुछ साल पहले लिली को छोड़कर लॉस एंजलिस चला आया था। माइक के पिता उसे हमेशा लिली को अपनी जिंदगी में वापस लाने की सलाह देते थे, इसलिए माइक ने अपने पिता से भी दूरी बना ली थी। अब माइक को सिर्फ अपने काम से मतलब था, इसलिए वो अगली ही रात न्यूयॉर्क शहर के डॉल्फिन होटल में आ पहुंचा। वहां रिसेप्शन पर आकर माइक ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि आज रात के लिए उसने रूम नंबर 1408 बुक किया है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने माइक से कुछ देर इंतजार करने को कहा और होटल के मैनेजर गेराल्ड ऑलिन को वहां बुला लाई। ऑलिन माइक को अपने साथ अपने ऑफिस में ले आया और उसे एक महंगी शराब की बोतल देते हुए बोला, मिस्टर माइक एंसलिन, ये $800 की शराब मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगा अगर आप रूम नंबर 1408 की जगह कोई और रूम ले लें। इस पर माइक ने कहा, आपका तोहफा कीमती जरूर है मिस्टर ऑलिन, पर वो मुझे रूम नंबर 1408 में ठहरने से नहीं रोक सकता। ये सुनकर ऑलिन ने कहा, आप ये तो जानते हैं ना कि रूम नंबर 1408 में कितनी मौतें हुई हैं। आज तक कोई भी वहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया है और अब मैं इस होटल में एक और मौत का रिस्क नहीं उठा सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप रूम नंबर 1408 में ना ठहरें। इस पर माइक ने मुस्कुराकर कहा, कोशिश अच्छी थी, पर तुम मुझे डरा नहीं पाओगे। मुझे पता है उस रूम में अब तक बाइक खुशी कर चुके हैं, पर ऐसी घटनाएं तो कई और होटल्स में भी हो चुकी हैं और मैं वहां ठहरा भी हूं। मुझे तो वहां कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर ऑलिन मुस्कुराया और बोला,
कुल 22 मौतें। तुमने अखबारों में सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा, है ना? पर वो सारी तो नेचुरल डेथ्स थी जो अखबारों में छपी थी। असल में तो रूम नंबर 1408 में अब तक 56 मौतें हो चुकी हैं, वो भी बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से। ये कहकर ऑलिन ने माइक को एक फाइल दिखाया जिसमें उस होटल रूम में मरने वाले सारे लोगों के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स थे। ऑलिन ने आगे कहा, सन 1912 में केविन ओमेली नाम का एक सिलाई मशीन सेल्समैन रूम नंबर 1408 में मरने वाला पहला गेस्ट था। उसने अपनी ही गर्दन काट ली थी और मरने से पहले वो अपनी कटी हुई गर्दन को सुई धागे से सी रहा था। इतना ही नहीं, उस कमरे में ठहरने वाली एक महिला की तो अपने चिकन सूप से भरे बाउल में ही डूबकर मौत हो गई थी। ये सुनकर तो माइक ही भौचक्का रह गया। इसके बाद ऑलिन ने माइक से कहा, इस फाइल रूम में नंबर 1408 में हुई मौतों की सारी जानकारी है। तुम यहाँ मेरी ऑफिस में बैठो और अपनी किताब के लिए रूम नंबर 1408 के बारे में मुझसे जो पूछना है पूछो, लेकिन कृपा करके रूम नंबर 1408 में ठहरने की जिद छोड़ दो। इस पर माइक एक पल को सोच में पड़ गया। उसने ऑलिन से एक गिलास वो महंगी शराब मांगी। इस पर ऑलिन ने उसे पूरी बोतल दे दी, लेकिन शराब की एक गिलास पीने के बाद माइक ने कहा, मुझे 1408 की चाबी दे दो। माइक की जिद के आगे आखिरकार ऑलिन ने घुटने टेक दिए और उसे रूम 1408 की चाबी सौंप दी और उसे लेकर लिफ्ट से 14th फ्लोर पे जाने लगा जहां वो कमरा 1408 मौजूद था। इसी दौरान माइक ने पूछा, जैसा कि तुमने बताया उस कमरे में कोई जाता नहीं है, तब तो वो कमरा सालों से बंद पड़ा होगा और वहां की बेडशीट्स धूल से सनी होंगी। इस पर ऑलिन ने बताया, महीने में एक बार मेरी निगरानी में होटल के सर्वेंट्स उस कमरे की सफाई करते हैं, लेकिन हम वहां कभी 10 मिनट से ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मैं ये ध्यान रखता हूं कि सफाई के दौरान उस कमरे के सारे दरवाजे खुले रहें। लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी कुछ साल पहले एक लेडी सर्वेंट बाथरूम में बंद हो गई थी। वो बस कुछ पल ही वहां बंद रही। फिर जब हमने उसे बाहर निकाला तो देखा कि उसने एक सीजर से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी और पागलों की तरह हंसे जा रही थी। ऑलिन की ये बात सुनकर माइक की हंसी छूट गई। उसने कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि उस कमरे में कोई भूत प्रेत या कोई शैतान है? इस पर ऑलिन ने कहा, नहीं, वहां कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं है, बल्कि वो कमरा ही एक शैतान है। इसी के साथ वे लोग उस मंजिल पर पहुंच गए जहां रूम नंबर 1408 मौजूद था। ऑलिन ने माइक से कहा, मैं बस इतनी ही दूर तक तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उस रूम में मत जाओ। लेकिन माइक ने कहा, कल सुबह मिलते हैं मिस्टर ऑलिन। ये कहकर माइक अपने रूम की तरफ चल पड़ा और ऑलिन लिफ्ट से वापस लौट गया। माइक उस रूम में हुए मौतों के बारे में पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस रूम में हुई अजीबो गरीब मौतों की घटनाओं ने माइक को भी थोड़ा डरा दिया था। इसी के साथ माइक रूम नंबर 1408 के सामने आ खड़ा हुआ। वहीं उसे एक महिला अपने बच्चे के साथ रूम नंबर 1410 में जाती हुई दिखी, जो उस रूम के बगल में ही था। इसके बाद माइक ने डरे सहमे कमरे का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। माइक ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो अंदर देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, क्योंकि वो रूम तो काफी साफ सुथरा और आलीशान था। माइक ने बेफिक्र होकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद माइक बाथरूम में आया। पहले तो उसने टॉयलेट पेपर फाड़कर अपना पसीना पोंछा। फिर उसने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला जिसमें वो अपने हॉन्टेड जगहों के एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करता था। उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करके कमरे की छानबीन करते हुए माइक ने कहा, होटल के मैनेजर ऑलिन को मानना पड़ेगा। एक बार के लिए उसने मुझे भी डरा दिया था, लेकिन ये बस एक साधारण सा होटल रूम है। यहाँ ड्रॉर में एक बाइबल रखा है। लिविंग रूम में एक फ्रिज है जो शराब की बोतलें और कुछ स्नैक्स से भरी है। साथ ही यहाँ रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक थर्मोस्टेट डिवाइस भी है, पर यह डिवाइस एक अधिक टेम्परेचर पर अटक पड़ा है, जिससे यहाँ काफी गर्मी बढ़ गई है। यहाँ के कारपेट्स पर दाग धब्बों के निशान हैं और यहाँ एक एंटीक अलमारी भी रखी हुई है जो आदम के जमाने की लगती है। ऐसे ही कुछ साधारण सामानों और 2-4 पेंटिंग्स के अलावा यहाँ मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। माइक बेड पर लेटा अपने टेप रिकॉर्डर में उस कमरे का ये आंखों देखा दृश्य बयान कर रहा था। फिर वो उठकर खिड़की के पास आया और बताने लगा कि कमरे से बाहर का नजारा भी कुछ खास नहीं है। सामने बिल्डिंग्स हैं और ट्रैफिक का शोर शराबा शांति भंग करने वाला है। माइक ये सब रिकॉर्ड कर ही रहा था कि तभी अचानक कमरे में एक गाना बजने लगा। माइक हड़बड़ाकर जब पीछे पलटा तो देखा कि वो गाना बेड के बगल में रखे एक रेडियो पर बज रहा था, जिसमें एक घड़ी भी थी। तभी माइक ने देखा कि बिस्तर पर तकिए के ऊपर 2 चॉकलेट के पैकेट्स रखे थे। लेकिन ये तो अजीब बात थी, क्योंकि कुछ देर पहले तो माइक उसी बिस्तर से उठा था। उस वक्त तो वहां कोई चॉकलेट्स नहीं थे। लेकिन फिर माइक के दिमाग में आया कि ये सब जरूर ऑलिन की चाल होगी। ऑलिन का कोई आदमी उस रूम में ही कहीं छुपा होगा और उसे डराने की कोशिश कर रहा होगा। माइक एक के बाद एक दरवाजों को खोलकर उन्हें ढूंढने लगा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया।
तभी माइक जब बाथरूम में पहुंचा तो वहां एक दृश्य देख उसके होश उड़ गए। कुछ देर पहले उसने टॉयलेट पेपर फाड़कर अपना पसीना पोंछा था, पर अब किसी ने उस टॉयलेट पेपर को वापस सजा दिया था। ये बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि माइक बस थोड़ी देर के लिए ही तो खिड़की के पास गया था। भला इतनी जल्दी कोई कमरे में चॉकलेट रखकर और टॉयलेट पेपर को सजाकर कैसे जा सकता था? माइक ने पूरे कमरे की तलाशी ली, पर उसे वहां किसी के होने के कोई सबूत नहीं मिले। अब माइक मन ही मन परेशान होने लगा था। तभी उसे सीलिंग पर मौजूद एक वेंटिलेशन कंपार्टमेंट में एक परछाई सी नजर आई। माइक समझ गया कि वो ऑलिन का ही आदमी होगा। माइक ने चिल्लाकर उससे कहा, थोड़ी और कोशिश कर बेवकूफ, ये बेकार के पैंतरे हैं। इस दौरान अब उस कमरे में काफी गर्मी होने लगी थी। तब माइक ने रिसेप्शन पर कॉल किया, लेकिन माइक के कुछ बोलने से पहले ही रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, मिस्टर एंसलिन, क्या अब आप होटल से चेकआउट करना चाहते हैं? इस पर माइक ने चिढ़कर कहा, भला मैं चेकआउट क्यों करना चाहूंगा? मैंने तो इसलिए कॉल किया है ताकि आप किसी इंजीनियर को भेजकर मेरे कमरे का थर्मोस्टेट डिवाइस ठीक करवाएं। इस पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वो इसी वक्त एक इंजीनियर को उस रूम में भेज रहे हैं। ये सुनकर माइक के मन को शांति मिल गई। अब एक और माइक को शक होने लगा था कि जरूर उस कमरे में कोई खुफिया चैम्बर है। जो कोई भी उसे डराने की कोशिश कर रहा है वो उस चैम्बर में ही छुपा है। वहीं दूसरी ओर उसे ये ख्याल भी भयभीत कर रहा था कि उस कमरे में ना जाने कितने लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हुई है और उस कमरे के हर एक कोने में किसी न किसी की लाशें पाई गई हैं। उसी पल माइक ने सारे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उसने अपनी अल्ट्रावायलेट लाइट निकाली और उसकी रोशनी में कमरे के हर एक कोने को देखने लगा। हालांकि उस कमरे को साफ कर दिया गया था, लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट की रोशनी में उस कमरे के हर एक कोने, बेड और दीवारों पर खून के निशान नजर आ रहे थे। खून के निशान देख माइक इमेजिन कर पा रहा था कि उस कमरे में लोग कितनी भयानक मौत मरे होंगे। इसके बाद माइक ने लाइट दोबारा शुरू कर दी और सोफे पर बैठकर ये सारी बातें टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक डर के मारे सोफे पर उछल पड़ा, पर उसने खुद को शांत किया और दरवाजे पर जाकर देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी एक इंजीनियर था जो उस कमरे का थर्मोस्टेट डिवाइस ठीक करने आया था। माइक इंजीनियर के लिए दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा जाम हो चुका था। माइक ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खींचा, तब वो दरवाजा एक झटके से खुला, जिससे माइक पीछे गिरते गिरते बचा। उस इंजीनियर ने माइक से पूछा, थर्मोस्टेट कमरे को बहुत ज्यादा गर्म कर रहा है या ठंडा? इस पर माइक ने कहा, तुम खुद ही अंदर आकर क्यों नहीं देख लेते? लेकिन उस इंजीनियर ने उस कमरे में घुसने से सख्त मना कर दिया। उसने कहा कि वो माइक को बता तो सकता है कि थर्मोस्टेट कैसे ठीक किया जाए, पर वो अंदर आने का रिस्क नहीं उठा सकता। माइक के पास कोई रास्ता भी नहीं था। इंजीनियर ने दरवाजे पर खड़े रहकर माइक को इंस्ट्रक्शन दिया, जिससे माइक थर्मोस्टेट डिवाइस ठीक करने में कामयाब हो गया। माइक जब उस इंजीनियर का शुक्रिया अदा करने पीछे मुड़ा तो देखा कि वो इंजीनियर वहां से निकल चुका था। माइक दरवाजा बंद करके वापस अंदर आ गया और वो शराब की बोतल उठाई जो उसे मैनेजर ने दी थी। फिर वो बिस्तर में बैठकर आराम से शराब के नशे में डूबने लगा। तभी अचानक बगल में रखे रेडियो में एक बार फिर अपने आप ही वही गाना बजना शुरू हो गया। डर के मारे माइक के हाथ से शराब की गिलास छूट गई। माइक ने गुस्से में उस रेडियो को बंद कर दिया, लेकिन तभी वो रेडियो अपने आप ही दोबारा शुरू हो गया और इस बार उस रेडियो की घड़ी में 1 घंटे का टाइमर सेट हो गया। माइक डरकर पीछे हट गया। उसी पल माइक को मैनेजर ऑलिन की वो बात याद आई कि कोई भी उस कमरे में 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं सकता। हालांकि माइक को अब भी ये ऑलिन की चाल लग रही थी। वो उसे मन ही मन गालियां देने लगा, पर तभी अचानक माइक को कुछ भी सुनाई देना ही बंद हो गया। माइक को कुछ समझ नहीं आया। वो खिड़की के पास गया और ट्रैफिक की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अब कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। माइक परेशान होकर जब खिड़की के पास से हट रहा था, तभी खिड़की का कांच एक झटके से नीचे आ गिरा, जिससे माइक का हाथ बुरी तरह कुचल गया। माइक दर्द से बिलबिला उठा। उसने जैसे तैसे खिड़की से अपना हाथ बाहर निकाला और बाथरूम में आकर ठंडे पानी से अपना खून साफ करने लगा। लेकिन तभी अगले ही पल उस नल से ठंडे पानी की जगह गर्म पानी की धार फूट पड़ी, जिसने माइक के जख्म को झुलसा कर रख दिया। माइक दर्द से तड़पता हुआ एक कोने में दुबक गया। उसने गुस्से में उस नल को लात मारकर बंद कर दिया। फिर माइक बाथरूम से बाहर आया और अपने हाथ में अपना रुमाल बांध लिया। तभी अचानक एक बार फिर उस रेडियो पर वही गाना बज उठा। इस बार तंग आकर माइक ने झटक कर उस रेडियो का प्लग ही निकाल दिया, लेकिन प्लग निकालने के बावजूद भी उस रेडियो की घड़ी पर लगा टाइमर बंद नहीं हुआ। ये देख माइक सन्न रह गया। तभी फोन की घंटी बजी। माइक ने फोन उठाया तो फोन पर रिसेप्शनिस्ट ने माइक से कहा, मिस्टर एंसलिन, आपने जो सैंडविच ऑर्डर किया था उसमें 10 मिनट और लगेंगे। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये सुनकर माइक चौंक उठा,
क्योंकि उसने तो कोई सैंडविच ऑर्डर नहीं किया था। माइक ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ठीक है मैं हार गया, अब तुम लोग अपनी ये चालबाजी बंद करो, मुझे अभी के अभी यहाँ से चेकआउट करना है क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूँ। जल्दी से मेरे लिए एक टैक्सी बुक करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट माइक की बातों को जैसे अनसुना करती हुई उसे अपने किचन की मेन्यू बताने लगी। उसे सुन माइक ने रिसेप्शनिस्ट को गालियां देकर फोन कट कर दिया। अब माइक इन सारी घटनाओं से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। वो अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ आया और दरवाजा खोलने लगा, पर वो दरवाजा फिर जाम हो चुका था। माइक के पूरा जोर लगाने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। माइक को लगा कि शायद दरवाजा लॉक हो गया है। उसने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो चाबी घुमाते ही किसी तिनके की तरह टूट गई और उसका बाकी का हिस्सा दरवाजे के अंदर घुस गया। फिर माइक ने की होल में चाकू घुसाकर जैसे तैसे दरवाजे का लॉक खोला, पर जब उसने दरवाजे के नॉब को पकड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो नॉब टूटकर माइक के हाथ में ही आ गया। उससे तंग आकर माइक दरवाजे को लात मार मार कर तोड़ने की कोशिश करता हुआ मदद के लिए आवाज लगाने लगा, पर ना तो वो दरवाजा टूटा और ना ही माइक की आवाज दरवाजे से बाहर जा पाई। तभी माइक ने जब पीप होल से बाहर झांक कर देखा तो पीप होल में उसे उसकी ही आंखें दिखाई देने लगी। माइक डरकर दरवाजे से दूर हट गया। फिर वो भागकर खिड़की के पास आया और चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगाने लगा, लेकिन ट्रैफिक की आवाज में उसकी आवाज दबकर रह गई। तभी माइक को सामने की बिल्डिंग में एक आदमी खिड़की के पास बैठा दिखाई दिया। माइक चीखता चिल्लाता हुआ उसे मदद के लिए आवाज देने लगा। खुशकिस्मती से उस आदमी ने माइक को देख लिया और उठकर खिड़की के पास आया। माइक ने चिल्लाकर उसे पुलिस को कॉल करने का इशारा किया, पर तभी खिड़की पर मौजूद वो आदमी माइक की मदद करने के बजाय उसकी नकल उतारने लगा। माइक जो भी हरकतें कर रहा था वो आदमी भी वैसे ही उसकी नकल उतार रहा था, मानो माइक आईने के सामने खड़ा हो। ये देख माइक हैरान था, पर अंधेरे के कारण माइक को उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही थी। इस पर माइक ने एक लैंप उठाया और अपने चेहरे पर रोशनी डाली। ठीक उसी टाइम पर उस आदमी ने भी लैंप उठाकर रोशनी अपने चेहरे की ओर की। तभी माइक ने जो देखा उससे उसके होश फाख्ता हो गए। वो आदमी माइक का डुप्लीकेट था। तभी अचानक उस आदमी के पीछे कोई शख्स आ खड़ा हुआ और एक हथौड़े से मारकर उसका सिर फोड़ दिया। उसे देख माइक भी डरकर जब पीछे पलटा तो उसके पीछे भी वही हथौड़े वाला शख्स खड़ा था। वो शख्स हथौड़े से माइक पर बेतहाशा हमला करने लगा, पर माइक किसी तरह उससे बचता हुआ आंख बंद करके एक कोने में दुबक गया। पर अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। माइक की जान में जान आ गई। माइक उठकर वापस खिड़की के पास आया और एक लैंप उठाकर नीचे फेंका, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऊपर देख ले और उसकी मदद के लिए पुलिस को कॉल कर दे। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि वो लैंप आधा दूर गिरते ही हवा में कहीं गायब हो गया। ये देख माइक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। माइक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी माइक को याद आया कि यहाँ आने से पहले ऑलिन ने उसे शराब की महंगी बोतल दी थी, जिसे उसने पिया भी था और उसने वो चॉकलेट भी तो खाई थी। माइक को यकीन था कि जरूर उस शराब या चॉकलेट में कोई ड्रग मिला हुआ था, जिसके असर से ही उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। माइक अपने दिमाग को काबू में रखने की कोशिश करने लगा, पर तभी लिविंग रूम से उसे एक आवाज आई, डैडी मैं आपको देख सकती हूँ। उसे सुनकर माइक का दिमाग ही सुन पड़ गया, क्योंकि वो आवाज उसकी बेटी केटी की थी, जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी थी। माइक भागकर लिविंग रूम में आया, पर वहां कोई नहीं था। तभी अगले ही पल उसे कमरे के हर कोने में केटी की आवाज सुनाई देने लगी। माइक डरकर जैसे खुद में सिमटता हुआ एक जगह पे बैठ गया। तभी अगले ही पल माइक की नजर खिड़की की ओर गई। माइक को वहां एक आदमी और एक औरत एक एक कर खिड़की से कूदते नजर आए और उसके ठीक बाद उसे लिविंग रूम में कुछ तड़कने जैसी आवाज आई। माइक भागकर जब लिविंग रूम में गया तो देखा कि वहां एक दीवार में दरार आ गई थी और उस दरार से खून की धार बह रही थी। इन सारी घटनाओं ने माइक को सच और भ्रम के जाल में उलझा दिया था। उसे लगने लगा था कि वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं तो केवल सपने में ही घट सकती थी। माइक ने सोचा कि अगर वो सपने में है तो वो कुछ भी कर सकता है, उससे वो मरेगा नहीं। ये सोचकर माइक ने डिसाइड किया कि वो खिड़की से निकलकर दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करेगा। उसने दरवाजे पर मौजूद मैप में देखकर अंदाजा लगाया कि दूसरे कमरे की खिड़की बाहर से बस 18 फीट की दूरी पर है। वो खिड़की से बाहर निकला और बड़ी मुश्किल से एक पतली सी समतल जगह पर पैर जमाकर सरकता हुआ दूसरे कमरे की खिड़की की ओर जाने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक दूसरे कमरे की खिड़की 9 कदमों की दूरी पर थी। उसने अपनी जान की बाजी लगाकर किसी तरह सरकते हुए 9 कदमों की दूरी तय कर ली, पर तभी उसे एक जोर का झटका लगा जब उसने देखा कि वहां दूर दूर तक किसी भी कमरे की खिड़की ही नहीं थी।
सिवाय कमरा नंबर 1408 के। इस घबराहट में माइक के कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे गिरते गिरते बचा, पर उसने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और खुद को संभालता हुआ वापस अपनी खिड़की पर लौट आया। पर वो जैसे ही खिड़की से अंदर घुसने को हुआ, तभी अंदर से एक अनजान औरत ने माइक पर हमला कर दिया, जिससे बचने के चक्कर में माइक पीछे हटा और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। पर खुशकिस्मती से वो एक दीवार से लटक गया। तभी वो औरत जिसने माइक पर हमला किया था, वो खिड़की से नीचे कूद गई और वो खिड़की बंद होने लगी। माइक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर चढ़ा और खिड़की बंद होने से पहले वापस कमरे के अंदर घुस गया। माइक की जान में जान आ गई। अब माइक को यकीन हो चुका था कि ये कोई सपना नहीं है, वरना इतने शॉक लगने से वो कब का सपने से जाग गया होता। इतने में ही माइक की नजर दरवाजे पर मौजूद मैप पर पड़ी। उसने देखा कि अब उस मैप से होटल के बाकी कमरे गायब हो चुके थे और उसमें बस वो 1408 नंबर का कमरा ही मौजूद था, वो भी होटल की बीचों बीच। माइक ने जब अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो देखा कि कमरे की खिड़की दीवारों से पैक हो चुकी थी। ये सब देख माइक का जैसे सिर फटने लगा। उसी पल माइक को अपने मोबाइल फोन का ख्याल आया। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, लेकिन उसके मोबाइल पर सिग्नल ही नहीं था। फिर उसने फौरन अपना लैपटॉप ओपन किया। उसके लैपटॉप पर इंटरनेट काम कर रहा था। उसने तुरंत अपनी पत्नी लिली को वीडियो कॉल किया। खुशकिस्मती से लिली ने कॉल रिसीव कर लिया, लेकिन माइक के लिली को छोड़ जाने पर लिली माइक से बहुत ज्यादा नाराज थी। माइक उससे माफी मांगता हुआ उससे मदद की गुहार लगाने लगा। उसने कहा, लिली प्लीज पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि मैं डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में फंस गया हूँ। इस पर लिली ये सुनकर और ज्यादा नाराज हो गई कि माइक न्यूयॉर्क में है और वो उससे मिलने भी नहीं आया। माइक लिली से मदद मांगता रहा, पर लिली उससे शिकायतें करती रही। तभी अचानक उस कमरे का फायर सेंसर ऑन हो गया, जिससे ऊपर मौजूद फायर स्प्रिंकलर से पानी की बौछार होने लगी। वो पानी लैपटॉप पर पड़ते ही लैपटॉप बंद हो गया। माइक ने गुस्से में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंककर उस फायर स्प्रिंकलर पे मारा, जिससे पानी की बौछार रुक गई। इसी दौरान माइक की नजर फायर स्प्रिंकलर के पास मौजूद वेंटिलेशन पर पड़ी। माइक को वेंटिलेशन से होकर कमरे से निकलने का आइडिया आया। माइक ने अपने चाकू से उस वेंटिलेशन की जाली को खोल दिया और उसके अंदर घुस गया। उस वेंटिलेशन से होते हुए माइक दूसरे कमरे के वेंटिलेशन जाली तक आ गया और नीचे झांक कर देखा। नीचे एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। माइक ने उस औरत को मदद के लिए आवाज दिया, पर तभी कुछ अजीब हुआ। उस कमरे से माइक की ही आवाज आने लगी। उसी पल उस औरत ने माइक की ओर देखा। वो औरत कोई और नहीं बल्कि माइक की पत्नी लिली थी, जो उनकी बेटी केटी को गोद में लिए बैठी थी। असल में वो माइक के ही बीते कल का एक दृश्य था। उसे देख माइक का दिमाग ही चकरा गया। वो डर के मारे वहां से आगे बढ़ा। तभी आगे जाकर उसे एक और वेंटिलेशन जाली नजर आई, पर जब उसने नीचे झांक कर देखा तो एक बार फिर उसे उसके बीते कल की एक घटना दिखाई दी, जिसमें किसी बात को लेकर उसकी और उसके पिता के बीच में कोई बहस हो रही थी। इन सब दृश्यों से माइक को अपने बीते कल की कुछ गलतियां याद आने लगी। दरअसल कुछ साल पहले माइक और उसकी पत्नी लिली अपनी बेटी केटी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि केटी को एक लाइलाज बीमारी है, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। इस खबर ने माइक और लिली की जिंदगी में तूफान ला दिया था। लिली सारी उम्मीद छोड़ चुकी थी और अपनी बेटी केटी के आखिरी समय में वो उसे धार्मिक बातें सिखाती रहती थी। वो कहती थी कि एक दिन हर इंसान मर जाता है और स्वर्ग में जाता है, वैसे ही केटी भी स्वर्ग में जाएगी, जहां वो ईश्वर से मिलेगी और स्वर्ग में उसे हर खुशी प्राप्त होगी। लेकिन माइक एक नास्तिक था। वो चाहता था कि लिली केटी को धार्मिक बनाना छोड़कर उसका मनोबल बढ़ाए। फिर एक दिन केटी दुनिया से चल बसी। तब माइक केटी की मौत का सारा दोष लिली पर मढ़ने लगा। वो लिली से इस बात पर झगड़ने लगा कि अगर लिली ईश्वर की भक्ति छोड़कर केटी का मनोबल बढ़ाती तो शायद केटी बच जाती। माइक इस वक्त जो दृश्य देख रहा था, उसमें उसके पिता उसे यही समझा रहे थे कि वो लिली को केटी की मौत का दोषी ठहराकर गलत कर रहा है। लेकिन माइक इस बात पर अपने पिता से भी नाराज हो गया था और वो अपने पिता और लिली को छोड़कर हमेशा के लिए लॉस एंजलिस चला गया था। तब से लिली अकेली पड़ गई थी और माइक के पिता ओल्ड एज होम में अपना बुढ़ापा काट रहे थे। तभी माइक के पिता ने उसे घूर कर देखा, जिससे डरकर माइक वेंटिलेशन में आगे बढ़ गया। लेकिन अब माइक को वेंटिलेशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी थोड़ा आगे जाते ही माइक को एक जगह पर किसी आदमी की धूल और मकड़ी के जालों में लिपटी लाश नजर आई। लग रहा था उस आदमी को मरे काफी साल हो चुके हैं। माइक ने जब पास जाकर देखा तो उस आदमी की गर्दन पर सुई धागा लगा हुआ था। माइक समझ गया कि वो केविन ओमेली की लाश है, जो रूम नंबर 1408 का पहला गेस्ट था
और वो अपना गला काटने के बाद उसे सुई धागे से सीने की कोशिश करता हुआ मारा गया था। तभी अचानक वो मुर्दा जाग उठा। उसे देख डर के मारे माइक की सांसें ही थम गई। वो पलटकर पूरी तेजी के साथ वहां से भागा, पर उस मुर्दे ने माइक के पैरों को दबोच लिया। छटपटाते हुए माइक ने उस मुर्दे के सिर पे जोर से लात मारी, जिससे उसकी खोपड़ी फूट गई और माइक भागकर वेंटिलेशन से वापस उसी कमरे यानी कि रूम नंबर 1408 में कूद गया। दोबारा उस रूम में आकर माइक ने राहत की सांस ली। अपने मन को शांत रखने के लिए माइक ने शराब पीने की सोची, पर जब उसने फ्रिज खोला तो फ्रिज के अंदर उसे होटल का मैनेजर ऑलिन दिखाई देने लगा। ऑलिन ने माइक से कहा, तो बताइए मिस्टर एंसलिन, क्या अब आपको भूतों पर यकीन हुआ या आप अब भी भूतों पर विश्वास नहीं करते? ये सुनकर माइक ने गुस्से में कहा, मुझे पता था ऑलिन, ये सब तेरी चाल है। आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? इस पर ऑलिन ने कहा, तुम्हें भूत प्रेतों और ईश्वर पर यकीन नहीं है ना? तुम तो भूत प्रेतों और ईश्वर का मजाक बनाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि लोग भूत प्रेतों पर यकीन क्यों करते हैं? हंसी मजाक के लिए, मनोरंजन के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है। भूत प्रेतों पर यकीन करने से लोगों के मन में ये विश्वास बना रहता है कि मौत के बाद भी इंसान आत्मा के रूप में अमर रहता है। पर यह सुनकर माइक ऑलिन पर गुस्से से पूरी तरह चिल्लाने लगा, लेकिन असल में तो माइक फ्रिज पर ही चिल्ला रहा था। ऑलिन तो वहां था ही नहीं। माइक उस फ्रिज को बंद करके वापस आया और वहां रखी बाइबल उठाकर मन में ही बड़बड़ाया, ठीक है, मैं गलत था। भूत प्रेत होते हैं, और अगर भूत प्रेत होते हैं तो ईश्वर भी होते हैं। ये कहकर माइक ने बाइबल पढ़ने के लिए उसे खोला, लेकिन अब उस बाइबल के सारे पन्ने बिल्कुल कोरे थे। तभी माइक को एक बार फिर उसके बीते कल की एक घटना दिखाई देने लगी, जिसमें उसकी बेटी केटी अपना आखिरी समय हॉस्पिटल की बेड पर काट रही थी और उसकी माँ लिली उसे ये दिलासा दे रही थी कि मौत के बाद वो ईश्वर के पास जाएगी, जहाँ उसे अच्छे दोस्त मिलेंगे। लेकिन माइक लिली के इस बात से बहुत ज्यादा नाराज था। इसके बाद माइक ने वो दिन देखा जब केटी चल बसी थी और माइक लिली से कह रहा था कि अगर वो केटी को ईश्वर के बारे में बताना छोड़कर उसे जीने की उम्मीद देती तो वो बच सकती थी। वो दृश्य देख माइक को एहसास होने लगा कि उसने कितना गलत किया, क्योंकि केटी को बचाना किसी के भी हाथ में नहीं था। उसी पल उस कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि हर तरफ बर्फ जमने लगा। माइक ठंड से कांपता हुआ चादर लपेटकर एक कोने में बैठ गया और गर्माहट के लिए कमरे की चीजों से आग जलाने लगा। माइक को अब ऐसा एहसास होने लगा था कि वो नर्क में आ गया है और अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा है। तभी माइक को उसके लैपटॉप से एक आवाज आई। वो आवाज माइक की पत्नी लिली की थी। माइक ने फौरन लैपटॉप ओपन किया और लिली को वीडियो कॉल पर देखकर खुश हो गया। माइक ने लिली से फिर पुलिस को कॉल करके मदद लाने को कहा। इस पर लिली ने बताया कि उसने तो पुलिस को कॉल करके रूम नंबर 1408 में भेजा था, पर रूम नंबर 1408 में तो कोई भी नहीं था। ये सुनकर माइक चौंक गया। तभी लिली ने माइक से कहा, घबराओ मत, मैं 15 मिनट में खुद तुम्हें लेने वहां पहुंच रही हूँ। पर माइक ने घड़ी में देखा तो उसके पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। माइक ने लिली से कहा कि उसे जल्दी आना होगा वरना वो नहीं बचेगा। पर तभी स्क्रीन पर दिख रही माइक की इमेज ही लिली से बात करने लगी। उसने लिली को 15 मिनट बाद उस रूम में आने को कहा। ये सुनकर माइक समझ गया कि अब वो रूम लिली का भी शिकार करना चाहता है। माइक लिली को उस होटल रूम में आने से रोकने लगा, पर तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इतने में ही अचानक वो कमरा अपने आप ही तहस नहस होने लगा और वहां तूफानी बारिश शुरू हो गई। उसी पल उस कमरे में मौजूद सारी पेंटिंग्स में जैसे जान आने लगी। ये देख माइक ने गुस्से में एक समंदर की पेंटिंग पर लकड़ी से वार किया, जिससे वो पेंटिंग टूट गई और उसके अंदर से समंदर का पानी निकलकर कमरे में आने लगा, जिससे वो कमरा पूरी तरह पानी से भर गया और माइक पूरी तरह उस पानी में डूब गया। तभी अगले ही पल एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। माइक की आंखें खुली और उसने खुद को समंदर के किनारे पड़ा हुआ पाया। माइक सर्फिंग के कपड़ों में था। दरअसल ये वही घटना थी जब माइक सर्फिंग करते हुए समंदर में डूब गया था और लहरों ने उसे बहाकर किनारे पर ला पटका था। तभी एक आदमी माइक को मुसीबत में देखकर उसके पास आया और माइक की हालत खराब देख उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। कुछ समय बाद जब माइक को होश आया तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल की बेड पर था और लिली उसके पास मौजूद थी। माइक ने लिली से पूछा, क्या मैं न्यूयॉर्क में हूँ? इस पर लिली ने उसे बताया कि वो लॉस एंजलिस में है। उसने आगे बताया कि सर्फिंग के दौरान माइक का सर्फिंग बोर्ड उसके सिर से टकराया था, जिससे वो बेहोश हो गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। माइक खुद को वहां पाकर हैरान था। उसने लिली को बताया कि वो तो डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 में फंसा था, जहां से उसने लिली को कॉल भी किया था, पर लिली ने कहा कि उसे तो माइक का कोई कॉल नहीं आया। ये सुनकर माइक का दिमाग घूम गया।
माइक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही लिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गया और उसे रूम नंबर 1408 में बीती अपनी सारी कहानी बयान की। इस पर लिली ने माइक से कहा कि वो सब माइक का एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन तभी माइक को उस रेस्टोरेंट में एक औरत दिखी। ये वही औरत थी जो माइक को रूम नंबर 1408 में खिड़की से कूदती हुई दिखाई दी थी। पर माइक के पलकें झपकते ही माइक को उस औरत की जगह वहाँ कोई दूसरी ही औरत दिखने लगी, यानी कि वो बस माइक का वहम था। अगले दिन माइक पोस्ट ऑफिस पहुंचा और वहां से अपने लेटर्स कलेक्ट किए। माइक उन लेटर्स में होटल डॉल्फिन का वो पोस्ट कार्ड तलाश करने लगा, पर उसे वहां कोई पोस्ट कार्ड नहीं मिला। फिर माइक अखबारों में होटल डॉल्फिन में घटी घटनाओं की तहकीकात में जुट गया। उसे पहले की तरह एक अखबार में एक फैक्ट्री ओनर के सुसाइड की खबर मिली, जिसके बारे में माइक ने पहले पढ़ा था कि उस फैक्ट्री ओनर ने होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 से कूदकर अपनी जान दे दी थी। पर अब तो अखबार में उसके मौत की वजह कुछ और ही छपी थी। उस अखबार में लिखा था कि उस फैक्ट्री ओनर ने एक ब्रिज से कूदकर अपनी जान दी। वो खबर पढ़कर अब माइक को भी समझ आने लगा कि उसके साथ घटी वो सारी घटना बस उसका एक बुरा सपना था, और वो सपना उसे तब आया था जब वो सर्फिंग के दौरान बेहोश हो गया था। पर उस सपने ने माइक को उसके बुरे कर्मों का एहसास दिला दिया था। माइक लिली और अपने पिता को छोड़कर जाने के लिए शर्मिंदा था। माइक ने लिली और अपने पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगी, पर वो सपना माइक के दिमाग में किसी हकीकत की तरह बसा हुआ था। उस सपने को अपने दिमाग से निकालने के लिए माइक ने अपने उस सपने पर एक पूरी किताब लिख डाली और उस किताब का नाम रखा 1408। फिर वो उस किताब को अपने न्यूयॉर्क में मौजूद पब्लिशर सैम को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आ गया। उसने वहां एक कर्मचारी से कहा, मुझे जल्द से जल्द ये पैकेज न्यूयॉर्क भेजना है। इस पर वो कर्मचारी जैसे ही माइक की ओर मुड़ा, उसे देख माइक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कर्मचारी डॉल्फिन होटल का वेटर था। तभी माइक ने देखा कि उस पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी होटल डॉल्फिन के ही स्टाफ थे। इतने में ही अचानक उन लोगों ने हथौड़ा उठाकर उस पोस्ट ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया। पोस्ट ऑफिस की दीवार टूटते ही उसकी दूसरी तरफ उस होटल डॉल्फिन के रूम नंबर 1408 की दीवारें नजर आने लगी। ये देख माइक का सिर ही घूमने लगा और देखते ही देखते माइक दोबारा रूम नंबर 1408 में आ गया। इसका मतलब था कि रूम नंबर 1408 में घटी घटनाएं माइक का सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। और माइक अब भी होटल रूम से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन इस बार वो कमरा एक खंडर की तरह नजर आ रहा था। माइक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इतने में ही माइक को वहां उसकी बेटी केटी नजर आई। माइक अपनी बेटी को गले से लगाकर रोने लगा, पर तभी अचानक एक बार फिर वहां वो रेडियो बज उठा और उसी पल माइक की बेटी राख में बदल गई। माइक परेशान होकर उस कमरे की चीजों को इधर उधर फेंकने लगा और अंत में थककर वहीं गिर पड़ा। इतने में ही उस रेडियो पर मौजूद घड़ी में 1 घंटे का टाइमर समाप्त हो गया और माइक ने खुद को दोबारा उस होटल रूम में पाया, जहां सब कुछ पहले की तरह साफ सुथरा था। और उस घड़ी में एक बार फिर 1 घंटे का टाइमर शुरू हो गया था। तभी उस कमरे का फोन बजा। माइक ने फोन उठाया और बोला, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मुझे ऐसे तड़पा क्यों रहे हो? इस पर उसे जवाब आया, मिस्टर एंसलिन, हम अपने हर गेस्ट को 2 चॉइस देते हैं। आप चाहें तो बार बार हर घंटे हमारी सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस लेकर चेकआउट कर सकते हैं। ये सुनकर माइक ने फोन का रिसीवर टेबल पर ही रख दिया और लिविंग रूम में आया। तभी उसे वहां एक फांसी का फंदा दिखा, यानी कि एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस का मतलब था कि खुद अपनी जान देकर हमेशा के लिए उस कमरे और दुनिया से मुक्ति लेना। अब माइक को समझ आ चुका था कि उस कमरे में आने वाले गेस्ट अपनी जान क्यों ले लेते थे। दरअसल उस कमरे में कोई भूत प्रेत या शैतान नहीं था, बल्कि वो कमरा खुद एक शैतान था, जो उसमें ठहरने वाले लोगों को उनके बुरे कर्मों की झलक दिखाकर और उन्हें भयानक परिस्थितियों में डालकर उन्हें इस कदर तड़पाता था कि वे लोग अपना दिमागी संतुलन को साइड करने पर मजबूर हो जाते थे। और जो लोग बच जाते थे उन्हें वो कमरा 2 चॉइस देता था, या तो वे हर घंटे तड़पते रहे या उस कमरे के बताए हुए तरीके से अपनी जान देकर दुनिया से मुक्ति ले ले। यही वजह थी कि उस शैतानी कमरे से आज तक कोई जिंदा नहीं लौट पाया था। उसी पल माइक को आईने में फंदे से लटकी उसकी लाश नजर आई। माइक ने वापस फोन उठाया और कहा, मैं चेकआउट तो करूंगा, पर अपने तरीके से। ये कहकर माइक ने फोन कट कर दिया, लेकिन तभी फोन फिर बजा। माइक ने फोन उठाया तो उसे आवाज आई, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको बताना भूल गई थी। आपकी पत्नी ने कुछ देर पहले कॉल किया था, वो 5 मिनट में इस कमरे में आ रही हैं। ये सुनकर माइक ने कहा, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, पर मेरी पत्नी को छोड़ दो। पर तभी वो फोन पूरी तरह पिघल गया। तब माइक ने एक पल सोचा, फिर शराब की बोतल उठाकर सोफे पे बैठ गया।
उसने अपने रुमाल को फाड़कर उसे शराब की बोतल के अंदर डाल दिया और उस शराब की बोतल से एक बम तैयार कर लिया। फिर माइक ने कहा, मैं जिंदगी भर सेल्फिश रहा, लेकिन अब मैं और किसी को इस कमरे की बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, पर साथ में इस शैतानी कमरे को भी जलाकर खाक कर दूंगा। ये कहकर माइक ने उस बोतल में आग लगाई और उसे बेडरूम में दे मारा, जिससे वो पूरा कमरा जलने लगा और माइक आराम से सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। दूसरी ओर होटल के उस कमरे में आग लगने से सारे होटल में अफरा तफरी मची हुई थी। इसी दौरान लिली भी वहां पहुंच गई और होटल में आग लगा देख फायर ब्रिगेड वालों से अपने पति माइक को बचाने की गुहार लगाने लगी। पर तभी उस कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ और माइक उस शैतानी रूम के साथ ही जलकर मौत को प्यारा हो गया। इसी के साथ उस कमरे के दरवाजे पर लिखे रूम नंबर 1408 की स्याही खून की तरह बहकर मिट गई, जिसका मतलब था कि अब उस शैतानी रूम का हमेशा के लिए अंत हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद माइक का फ्यूनरल रखा गया था। माइक की पत्नी लिली ने अपनी बेटी केटी के कब्र के पास ही माइक की लाश को दफन किया। उसके बाद लिली वहां से जाने लगी। इसी दौरान डॉल्फिन होटल का मैनेजर ऑलिन लिली से मिलने आया। ऑलिन ने लिली से कहा, मुझे माइक की मौत का अफसोस है, पर माइक की मौत जाया नहीं गई। रूम नंबर 1408 को डिस्ट्रॉय करके माइक ने हमारी मदद ही की है। माइक की बदौलत अब उस कमरे में किसी की मौत नहीं होगी। ये बताकर ऑलिन लिली को एक बॉक्स देते हुए बोला, इस बॉक्स में माइक का कुछ सामान है जो हमें रूम नंबर 1408 की सफाई करते वक्त मिला था। लेकिन मायूस लिली उस वक्त कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसने वो बॉक्स लेने से इनकार कर दिया और वहां से चली गई। फिर ऑलिन वापस अपनी कार में लौट गया। तभी ऑलिन ने माइक के उस सामान का बॉक्स खोला। उसके अंदर माइक का वो टेप रिकॉर्डर भी था। ऑलिन उसे सुनने लगा। तभी ऑलिन को माइक की बेटी केटी की आवाज सुनाई दी, जो बार बार अपने पिता को पुकार रही थी। उसे सुनकर ऑलिन भी चौंक उठा। तभी उसने कार की रियर व्यू मिरर में देखा। उसे पीछे एक बच्ची दिखी जो अपने पिता को पुकार रही थी। ऑलिन को लगा कि शायद उसने उस पीछे मौजूद बच्ची की ही आवाज सुनी होगी। तभी अचानक उसे पिछली सीट पर माइक नजर आया, जो पूरी तरह जला हुआ था। ऑलिन ने फौरन पीछे पलटकर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। ऑलिन उसे वहम समझकर खुद पर हंसता हुआ कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इसी के साथ कहानी वापस रूम नंबर 1408 में आ गई, जहां माइक अब भी उस शैतानी कमरे में मौजूद था और खिड़की के पास खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। हालांकि वो कमरा पूरी तरह जल चुका था। तभी माइक को उसकी बेटी ने पुकारा। अपनी बेटी की पुकार सुन माइक दरवाजे से आर पार चला गया। माइक अब उस शैतानी कमरे से आजाद तो हो चुका था, पर एक आत्मा के रूप में। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें,